Menstrual cycle. This is a cycle that is going on in every female of primates. Primates के अंदर monkeys, apes और human beings आते हैं. इन 3 organisms के अंदर menstrual cycle होने वाली है. इसके कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं ईस्ट्रस साइकिल. ईस्ट्रस साइकिल होती है बफेलो काउ के अंदर. There is a difference between menstrual cycle and estrous cycle. Menstrual cycle के अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो रप्चर होके वजाइना से ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकलती है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एंडोमेट्रियम को रीजॉर्ब कर लेता है, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकलती, वो खुद बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है. क्लियर? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन प्राइमेट्स. प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. प्राइमेट्स के अंदर हम बात करें तो हम बोलेंगे एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस. बट इट डज नॉट टेक प्लेस इन मेल्स, इट ओनली टेक्स प्लेस इन फीमेल. सिर्फ फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये साइकिल होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले आपको ब्लीडिंग जब हुई थी, मेंसेस जब हुए थे, पीरियड्स जब आए थे, वो आपका मेनार्क था. सो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज मेनार्क. और मेनार्क आपको बताती है कि आप प्यूबर्टी में आ चुके हो, यू आर ready to reproduce now. Next, last menstrual cycle. Last menstrual cycle. Last time जब periods होते हैं, that occurs at about the age of 50 years. About 50 years. लेकिन due to some unhygienic condition, due to some unhealthy lifestyle, 40 इयर्स की एज में भी कई बार आपका मेनोपॉज जो है वो आ जाता है. तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप बोलते हो मेनोपॉज. मेनोपॉज. दिस साइकिल इज ऑफ अराउंड 28 और 29 डेज. नॉर्मल साइकिल जो चलती है उसको हम 28 और 29 डेज के लिए काउंट करते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सबसे पहला जो फेज है दैट इज मेंसेस, ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुएशन. मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे जो आपका है जिसमें आपको ब्लीडिंग हुई है, दैट इज मेंसेस. 1 से 5 दिन के लिए वो चलती है, किसी किसी के अंदर 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन. 1 to 3 डेज तो पीरियड्स रहते ही है, मीन्स मेंसेस रहती है, ब्लीड करते हो आप, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन बॉडी. सम फीमेल्स ब्लीड फॉर 4 days, सम फीमेल्स ब्लीड्स फॉर 5 days. सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज द पीरियड ऑफ 3 to 5 days. 3 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होने वाली है. किसी के अंदर 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, डिपेंड्स ऑन द बॉडी. इन दिस फेज एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम sheds off and comes out in the form of bleeding. प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है एंड वो यूट्रस से यानी कि आपके वजाइना से, बर्थ कैनाल से ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती है. एंड दिस टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी. जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तभी ये बाहर आएगी ब्लीडिंग की फॉर्म में. नेक्स्ट फेज, फेज नंबर 2, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज, ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज. इस फेज के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं. इस फेज के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे. लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर, यानी कि पार्ट नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, यू कैन गो फॉर प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जो है यहाँ पर मिल जाएंगी. पार्ट 1 to पार्ट 11 रहेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर. पार्ट 3 जो है उसके अंदर मैंने oogenesis पढ़ाया है.
oogenesis के अंदर हमने बोला था कि फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में जो फेजेस आएंगे दैट इज फॉलिकुलर फेज। पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ओवम रिलीज होने से पहले जो फॉलिकल्स बनते हैं उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। जिस दिन आपको फर्स्ट डे ब्लीडिंग हुई है, ओवरी के अंदर फॉलिकल बनने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाता है, बट 5 डेज के बाद प्रॉपर फॉलिकुलर फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो इन प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज follicle formation take place, follicles formation takes place from primary follicle to a Graafian follicle, और ग्राफियन फॉलिकल को आप मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हो, ऑल्सो नोन एज मैच्योर फॉलिकल। फॉलिकल्स बनाने के लिए आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड रिलीज करता है, दैट इज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल अच्छे से बन जाता है, तो आपकी बॉडी में FSH का अमाउंट इंक्रीज लेवल पे रहता है, और एक बार आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया उसी टाइम आपका होगा LH सर्ज। LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में हेल्प करेगा, ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है नीट के अंदर भी और CBSE बोर्ड के अंदर भी, और HPSC बोर्ड के अंदर भी हम बात करें, Which hormone is responsible for ovulation? तो आपका आंसर रहेगा LH हार्मोन, या फिर LH सर्ज करके वर्ड वहां पर दे देते हैं। सर्ज का मतलब है कि एकदम से वो इंक्रीज हो गया है, एकदम से वो बूस्टअप हो गया है। सो नाउ फॉलिकुलर फेज के अंदर आपका FSH ज्यादा रहेगा और एकदम से LH सर्ज पे आएगा, तो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाएगा। यानी कि समझो बात को, 5 डेज तक रहा मेंसेस, 6 to 13 डेज तक अप्रोक्सीमेटली हम यहां बात करेंगे, 6 to 13 डेज तक आपका रहता है प्रोलिफरेटिव फेज। ऑन द 14th डे अप्रोक्सीमेटली ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो चुका है और फिम्ब्रिया उसको कैचअप करेंगी, फैलोपियन ट्यूब की तरफ उसको ले जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड फेज is luteal phase. Luteal phase is also known as secretory phase. Secretions बॉडी में होने वाली हैं। ल्यूटियल फेज हमने इसको बोला है, ल्यूटियल वर्ड आया है कॉर्पस ल्यूटियम से। समझो बात को, ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया, जो भी पार्ट बचेगा ग्राफियन फॉलिकल का वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और जब तक बेटा कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में रहता है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, तो इसको हमने बोला सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियम वर्ड है तो हमने इसको बोल दिया ल्यूटियल फेज। So this phase takes place from after 15th day till the 28th day, और हम बोल सकते हैं 17 से लेके 28 day, right? So this phase, in this phase corpus luteum will be there, corpus luteum यहां पर होगा, और जो कि रिलीज करता है बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट होगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल वो कम हो जाएगा। इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन, ये तब होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, बट व्हाट इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, देयर इज प्रेगनेंसी के केस में कॉर्पस ल्यूटियम वहां थोड़े टाइम के लिए रहता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, ताकि एंडोमेट्रियम बनी रहे। वो जब तक रहेगा जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए। एक बार प्लेसेंटा बन चुकी है तो प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा ही रिलीज करती रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम फिर जाके कहीं डिग्रेड होगा इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है तो इसी पीरियड के दौरान
17 से 28 डेज के बीच में ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है एंड एट लास्ट योर नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन एनसीईआरटी वी आर हैविंग अ फ्लो टेबल और फ्लो चार्ट टाइप. उसके अंदर आपके ओवरी के अंदर कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, राइट? ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? फॉलिकल्स बन रहे हैं. उसके अलावा ओवेरियन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ेगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम होगा. एस्ट्रोजन 2 बार पीक पे आया है. नंबर 1 जब फॉलिकल्स बन रहे थे, जब एफएसएच ज्यादा था. दूसरी बार जब हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा था. तो 2 बार एस्ट्रोजन बढ़ता है वहां पर. पिट्यूटरी हार्मोन की मैं बात करूं, 2 तरह के पिट्यूटरी हार्मोन है, एलएच एंड एफएसएच. एलएच सर्च पे जाएगा जब ओव्यूलेशन होना है. फॉलिकल्स बन रही हैं तो एफएसएच ज्यादा रहता है. क्लियर? एफएसएच जब ज्यादा है तो एक बार एस्ट्रोजन भी ज्यादा होता है. सो दीज इवेंट्स आर गिवन इन दैट फ्लो चार्ट. एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलिएगा. नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी को रीड करो. जब तक रीड करो जब तक आपको उसकी एक एक लाइन समझ में ना आ जाए. कई बार क्या होता है कि हम खुद से बायो को पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लाइंस के मीनिंग जो है वो गलत समझ जाते हैं, राइट? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना. हर लाइन को पढ़ो, अपने आप उसका मीनिंग नहीं समझना है. एनसीईआरटी को रीड भी हम यहाँ करेंगे. एक एक लाइन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ओवरी जो है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है, लेकिन एनसीईआरटी में देखें तो कहीं कहीं पर ओवम रिलीज किया हुआ है. तो हमें हर कॉन्सेप्ट को समझना है बड़े अच्छे से. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, हर लाइन वहां पर इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो वी आर ब्लैंक. वो ब्लैंक क्यों है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ नहीं आए. यू नीड अ गुड मेंटोर एट दैट टाइम जो आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझाए. बिकॉज बायोलॉजी इज नॉट अबाउट रोटिंग. आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना, समझना है, फिर याद करना है, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर क्वेश्चंस पे जो गलतियां हुई हैं, जो टॉपिक नहीं समझ आए, दोबारा से एनसीईआरटी पे आना है, दोबारा से अपने मेंटोर के पास जाना है, दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को डीप में समझना है. थैंक्स अ लॉट.